तुम्हें कल से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है और तुम आइंदा अगर मिस आफाफ आईं तो डायरेक्टली इन्हें बॉस के रूम में पहुंचा देना, वरना अगली कोताही करने के लिए तुम यहाँ मौजूद नहीं रहोगे। सरदार के पर्सनल मैनेजर की आवाज़ पर दोनों की जान कर लाले पड़ गए थे। आप चले मिस, बॉस चाहते हैं अगली दफ़ा आप जब भी आएँ तो डायरेक्टली लिफ्ट से 15 फ्लोर पर बॉस के कमरे में आ जाया करिएगा। आप पर कोई पाबंदी नहीं, मैनेजर ने आफाफ को वहाँ ले जाते कहा, जबकि उसकी बात पर आफाफ का दिल धक धक करने लगा था। क्या सरदार के नज़दीक वो इतनी अहमियत की हामिल थी कि जहाँ किसी लड़की की पहुँच नहीं थी वो उसे सबसे ऊपर दर्जा दे रहा था। जैसे ही वो उसके रूम में पहुँचे सरदार ने उसे पीछे से बाहों में भरा था। मुझे मिस किया? सर ये आप क्या कर रहे हैं? आफाफ ने उसे ऑफिस में ही यूं बहकते देख पीछे करना चाहा। डोंट बी सो फॉर्मल, क्या तुम मेरी बीवी नहीं? मैं जब चाहे तुम्हारे पास आ सकता हूँ लिटिल थिंग। मुझे तुम्हारी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, सरदार ने पीछे हटते उस पर वाज़ह करते आहनी कुर्सी पर बैठते कहा तो वो थूक निकल कर रह गई। अब बताओ क्या काम है, क्योंकि मुझे मालूम है काम ना होता तो तुम कभी मेरी शक्ल ना देखते। उसने शरीर लहजे में तंज किया तो वो खामखा शर्मिंदा हो गई। सर वो मुझे कहना था कि फ़ाइनेंस डिपार्टमेंट से बजट डिस्कस करना है, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? सरदार का दिल कर रहा था कि अभी उसकी गुर्बत से लुत्फ़अंदोज़ हो, मगर ये वक्त ना था ना माहौल। ये लड़की दिन ब दिन उसके असाबों पर सवार होती जा रही थी और वो कुछ भी ना कर पा रहा था। उसने गला खंकारा और अपना बैंक कार्ड उसकी तरफ खिसकाया। इसे अपने पास रखो और फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाकर दिखा देना, वो इसमें से सब बजट पूरे कर लेंगे। मगर सर ये तो आपका ब्लैक कार्ड है, आप मुझे कैसे दे सकते हैं? इसके बात पर वो सर नीचे किए मुस्कुराया। और तुम मेरी बीवी हो जिसकी जिम्मेदारी पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए इसे रखो और जो कुछ भी चाहिए हो उससे लेना। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी किसी भी चीज़ के लिए तरसे। सरदार ने उसके हाथ में काट देते कहा तो आफाफ का दिल नरम पड़ने लगा। इसने तो कभी सोचा भी ना था कि कोई शख्स ऐसा भी होगा जो उसे अपनी जिम्मेदारी समझेगा। कितनी बड़ी बात कर दी थी सरदार ने। फाइनेंस डिपार्टमेंट में ज़ीशान होगा, उसे ये कार्ड दिखाना, आगे का काम हो जाएगा। उसकी बात पर अमल करते हुए ज़ीशान के पास गई, जो कि सरदार का बिजनेस पार्टनर और कज़न था। उसके हाथ में सरदार का ब्लैक कार्ड देख उसने आफाफ को जांचती नज़रों से ऊपर से नीचे तक देखा। तुम्हारे पास सरदार का कार्ड कहाँ से आया? उसने शदीद हैरत के ज़रिए से पूछा। उन्होंने ख़ुद मुझे दिया है और कहा कि आप मेरा काम कर देंगे, उसने मासूमियत से कहा। ज़रूर ये लड़की सरदार की ज़िंदगी में ख़ास मुकाम रखती है, तभी सरदार ने उस पर यह अनायत की जिससे आज तक कोई मुस्तफ़ीद नहीं हुआ। जो कभी ना हुआ वो अब हो रहा था। तो क्या ये लड़की भी सरदार के पैसों के पीछे है? उसने दिल में सोचा तो ये सोचकर ही उसके दिल में उबाल उठा। आप अंदर जाएं, मेरी सेक्रेटरी आपको इंस्ट्रक्शंस दे देगी। इसको वहाँ भेजकर वो सरदार के ऑफिस गया। सुना है कि हवाएं रुख बदल रही हैं, ज़ीशान ने अंदर आते कहा तो सरदार उसे नासमझी से देखने लगा। यहाँ कैसे आना हुआ? उसने ज़ीशान की बात को सिरे से नज़रअंदाज करते कहा। सब छोड़ो, मुझे ये बताओ तुम्हारा उस लड़की से क्या रिश्ता है? जहाँ लड़कियाँ तुम्हारे साथ एक रात गुजारती हैं वहाँ वो लड़की 1.5 माह से तुम्हारे साथ है और अब तक तुम उससे बोर नहीं हुए। ये कहानी तो सुनहरे लफ्ज़ों में लिखी जानी चाहिए, उसने सरदार पर तंज करते कहा। ज़ीशान सरदार का बहुत अच्छा दोस्त था, तभी ये बात वो इंतहाई तहम्मुल के साथ सुन रहा था, वरना पता नहीं अगले बंदे का क्या हाल करता। तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, सरदार ने सीधे लफ्ज़ों में उसे बाहर जाने का कहा। मुझे तुमसे कहना था कि एक रात के लिए मुझे वो लड़की चाहिए, मैं भी तो देखूं उसमें ऐसी क्या ख़ास बात है जो सरदार ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ का बिलियनर मालिक उस लड़के पर फ़िदा हो गया है। ज़ीशान ने दिलचस्पी से कहा तो सरदार ने दांत पर दांत जमाए कहा। ऐसी कोई बात नहीं, वो लड़की भी पिछली तमाम लड़कियों की तरह ही है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं, उसने अपनी टाई ढीली करते कहा। तो फिर दे दो ना उसे मुझे एक रात के लिए, वो अपनी बात पर अड़ा रहा। नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो सरदार अपनी चीज़ पर किसी की परछाई भी पसंद नहीं करता और वो तो एक जीता जागता वजूद है। सरदार ने बिला तकल्लुफ़ साफ इनकार किया था। तो बात तो वही है ना कि तुम उसे किसी के साथ बांटना नहीं चाहते। बात टाल देने से हकीकत नहीं बदलेगी सरदार। तुमने इस लड़की को अपना बैंक कार्ड दिया है जो आज तक तुमने अपनी मंगेतर मारियो को भी नहीं दिया। किसको पागल बना रहे हो सरदार? ज़ीशान ने उस पर तंज करते हुए कहा तो सरदार सर झटक कर रह गए और बोला।
शायद तुम भूल रहे हो ज़ीशान कि मारिया से मेरी मंगनी सिर्फ बिजनेस डील के तहत हुई थी, इसके अलावा कुछ नहीं। उसको तुम इस मामले में ही घसीटो तो अच्छा है। क्यों सरदार, तुम माइंड तो नहीं करोगे ना? उसने सरदार को चिढ़ाते हुए कहा और बाहर निकल गया। उसका यूं जलन से सुर्ख पड़ता चेहरा देखकर ज़ीशान को ज़िंदगी में पहली दफ़ा मज़ा आ गया था, क्योंकि उसने आज तक सरदार को पहले इस हालत में नहीं देखा था। और अब तो एक बड़ी कमज़ोरी उसके हाथ लग चुकी थी, जिससे वो मुस्तकबिल में फ़ायदा उठाने वाला था। फ़ाप सुबह से ऑफिस में काम कर रही थी। जब वो थोड़ी देर के लिए आराम करने बैठी तो ज़ीशान उसके कैबिन में दाखिल हुआ। अफ़ाफ़, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो जल्दी से आओ, रेस्टोरेंट चले, वहाँ बैठकर खाना भी खा लेंगे और बिज़नेस के बारे में बात भी कर लेंगे। ज़ीशान ने दोनों हाथ से ताली बजाते उसे जल्दी करने का इशारा किया, जो उसका मुंह देख रही थी। सर माफ़ कीजिएगा, मैं नहीं जा सकती, अभी तो मैंने मिस्टर सरदार से नहीं पूछा। अफ़ाफ़ को उसके साथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था, तभी जवाब पेश किया। उसे पूछने की ज़रूरत नहीं है, मैं उससे पहले ही पूछ चुका हूँ, और ये सिर्फ खाना ही नहीं बल्कि बिज़नेस डिनर है, जो हमारी कल की डील के लिए बहुत ज़रूरी है, जिससे तुम भी वाकिफ़ होगी। इसलिए टाइम वेस्ट मत करो और चलो मेरे साथ। उसके संजीदा अंदाज में कहने पर अफ़ाफ़ बादल नाख्वास्ता उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गई थी, और अब कुछ ही देर में वो एक आला रेस्टोरेंट में बैठे डिनर कर रहे थे। अफ़ाफ़ का भूख के मारे बुरा हाल था, इसलिए जैसे ही खाना रखा गया वो फटाफट खाने लगी। कुछ देर बाद जब उसे एहसास हुआ तो उसने ज़ीशान की तरफ देखा, जो उसे टुकटुकी बांधे देख रहा था। उसके यूं देखने पर वो शर्मिंदा हुई और बाल कान के पीछे अड़सते हुए बोली, आई एम सॉरी, मैंने दोपहर का खाना काम के चक्कर में स्किप कर दिया था, इसलिए मुझे बहुत भूख लगी थी। उसकी मासूमियत ने ज़ीशान को भी कायल किया था। अभी तक वो बातें कर रहे थे कि अफ़ाफ़ के फ़ोन पर सरदार की कॉल आने लगी। क्या बात है लड़की, अभी मुझे तुम्हें खुला छोड़े हुए कुछ ही देर हुई है और तुम दूसरे आदमी के साथ डेटिंग पर जाने लगी, क्या कहने हैं तुम्हारे? जैसे ही उसने फ़ोन उठाया, सरदार का दिल दुखा देने वाला जुमला उसका दिल चीर के रख गया था। क्या वो उसको ऐसी लड़की समझता था? नहीं, ये सच नहीं है। मैं ज़ीशान सर के साथ सिर्फ बिज़नेस डिनर के लिए आई थी, मेरा यकीन करें। उसने फ़ौरन उसकी बात पर नफ़ी की और अपनी जगह से खड़ी हुई थी। किसे पागल बना रही हो लड़की? ज़ीशान आज तक किसी लड़की के साथ बिज़नेस डिनर पर नहीं गया, फिर तुम में ऐसी क्या बात थी, बताओ मुझे। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ रहा था। मेरा यकीन करें, जिसे देखकर ज़ीशान मामले की तह तक पहुंच गया था। इसके बंदे से कोई भी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि किस जगह क्या कर जाए, किसी को कुछ पता नहीं चलता था। अच्छा, ऐसी बात नहीं है तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफिस में इंतज़ार कर रहा हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाओ, यहाँ पर सरप्राइज़ तुम्हारा मुंतज़र है। उसके लहजे में कुछ तो था जो अफ़ाफ़ की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट होने लगी थी। ज़ीशान ने जैसे ही उसका तारीक पड़ता चेहरा देखा तो उसे उस पर तरस भी आया, और वो फ़ौरन अपनी जगह से खड़ा होते हुए बोला, चलो अफ़ाफ़ निकलते हैं। वो दोनों फौरी तौर पर वहाँ से ऑफिस जाने के लिए निकले थे, जहाँ सरदार का अगला लाहे अमल उनका मुंतज़िर था। अफ़ाफ़ जल्दी में ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी, जहाँ सरदार की टांग पर नहायत वाहियात ड्रेस पहने एक औरत उसे रुझाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर अफ़ाफ़ के कदम जंजीर हुए थे। तो क्या यहाँ उसके साथ का तमाशा बनाने के लिए सरदार ने उसे वापस बुलाया था? अफ़ाफ़ के पीछे ही ज़ीशान भी अंदर दाखिल हुआ था, और अंदर का माहौल देखकर दिलचस्पी से दीवार से टेक लगाकर खड़ा हो गया। बड़ी जल्दी नहीं आ गई तुम? देखो, तुम्हारे होने या ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लड़कियां अगले सेकंड मेरी बाहों में गिरने को तैयार रहती हैं। सरदार ने अपनी गोद में बैठी शीला की लट को उंगली पर लपेटते अफ़ाफ़ को देखकर कहा, जिस पर वो अपने होंठ कुचल कर रह गई। डार्लिंग, जब तुमने मुझे यहाँ बुलाया है तो इसकी यहाँ क्या ज़रूरत, क्या ये कोई ख़ास है? शीला के दिलरुबा अंदाज में पूछने पर सरदार मुस्कुराया और बोला, नहीं, ये भी तुम जैसी है। जो भी था वो उसका शौहर था, और अपने शौहर से ऐसी नीच हरकत की उम्मीद वो नहीं करती थी, जो उसके होते हुए बाहर मुँह मारी कर रहा था। लगता है सरदार अब भी नहीं बदला, शायद मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा था। ज़ीशान अपने दिल में बोला, सर, अगर आपके पास पहले से ही लड़की मौजूद थी तो आपने मुझे क्यों बुलाया? मेरे ख्याल में अब मुझे जाना चाहिए। अफ़ाफ़ उसके मुंह पर गुस्से से जवाब पटकते वापस जाने को मुड़ी थी, जब सरदार ने उसे रोका। यहाँ आओ मेरे पास। उसने शीला को साइड पर हटाते हुए उसे अपने पास आने का इशारा किया, जिस पर वह ज़ब्त के घूंट भरती उसके करीब गई। जैसे ही वो उसके करीब पहुंची, सरदार ने झटके से उसे अपनी टांग पर बिठा लिया।
इन दो लोगों की मौजूदगी में सरदार की इस हरकत पर उसका दिल वो शर्म से ज़मीन में गिर जाए। छोड़े, मुझे यहाँ से जाना है। आफाफ ने उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा, जबकि सरदार उसके करीब हुआ था। तुम यहाँ से जाने का क्या लोगे, या तुम भी यहाँ रुककर आगे का क्लाइमैक्स देखना चाहते हो कि मैं क्या करूँगा? सरदार ने ज़ीशान पर तंज करते कहा तो वो खुल खिलाकर हंस दिया। मैं यहीं रुकूंगा और देखूंगा कि तुम आगे क्या करते हो। मुझे देखने में और भी मज़ा आएगा, उसने बेबाकी से कहा तो सरदार ने कंधे उचका दिए, जैसे कह रहा हो तुम्हारी मर्जी। इतनी जिल्लत पर वो रोने लगी थी, यहाँ तक कि उसकी हिचकियाँ बन चुकी थी। वो मुसलसल सरदार को पेशकदमी से रोक रही थी, जो उसके हाथों को काबू करते उसके करीब आना चाह रहा था। चाहे कुछ भी हो जाए, इतने लोगों के सामने बेलबास होने से बेहतर मैं बखुशी मौत कबूल करूँगी, उसने पीछे नोकता शीशे की मेज़ को देखते दिल में पुख्ता इरादा करते खुद से कहा। जैसे ही सरदार के होंठ आफाफ को छूते, आफाफ ने उसको पीछे धक्का देते अपना सर शीशे के टेबल पर मारा था, जिससे पल भर में उसकी पेशानी खून से रंगती चली गई थी और वो होश खोने लगी थी। आफाफ, आंखें खोलो, ये तुमने क्या किया? सरदार ने उसका मुंह थपथपाते हुए कहा। उसकी तो जान जैसे लबों पर आ गई थी। मेरा मुंह क्या देख रहे हो, एम्बुलेंस को कॉल करो। वो ज़ीशान को देखते हुए ठाड़ा था, जिस पर ज़ीशान ने फ़ौरन एम्बुलेंस को कॉल की थी, लेकिन सरदार की अबतर हालत देख उसे मामलात की संगीनी का अंदाज़ा हो रहा था। उसने तो बस मजाक में कह दिया था कि वो यहाँ रुकने वाला है, और उसकी एक बात ने इस लड़के को अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया था। उसे उसका अंदाज़ा न था। आफाफ मेरी जान, सरदार ने उसके खून पर हाथ रखते हुए कहा, जबकि वो नीम बेहोशी में जाते हुए सिर्फ ये कह रही थी, मुझे बेलबास मत करो, मैं अपनी इज्जत नहीं गंवाना चाहती, प्लीज़ मेरे साथ ये मत करो। वो सब देख रहे हैं। वो रोते हुए बेहोशी के आलम में भी एक ही बात बड़बड़ा रही थी, जिसे सुनकर सरदार के दिल को ठेस पहुंची थी। इस वक्त वो आफाफ के स्ट्रेचर के करीब खड़ा था। आफाफ के माथे पर पट्टी बंधी थी। मैंने सोचा भी ना था कि तुम ऐसा कर गुजरोगी, सरदार ने तासुब से उसे देखते सोचा। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। उसने बेहोशी के आलम में सरदार का हाथ पकड़ लिया था। वो जो वहाँ से जाने का इरादा रखता था, वहीं खड़ा कश्मकश में उसे देखने लगा, आया कि वहीं रुके या चला जाए। 1.5 घंटे बाद जब उसकी आँख खुली तो सरदार का हाथ अपने हाथ में देख वो चौंक उठी। सॉरी सर, आज मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो ही उसे याद आया कि उसके किए की सज़ा उसके घर वालों को मिल सकती है, उसने फ़ौरन माफ़ी मांगना मुनासिब समझा। अगर आइंदा तुमने इस तरह की कोई भी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, उसने सर लहजे में कहते उसके पास जगह बनाकर बैठते कहा तो उसने फरमाबरदार बच्चों की तरह सर हिलाया। सर, क्या मैं आज हॉस्टल जा सकती हूँ? उसने मासूमियत से कहा तो सरदार ने इनकार करना मुनासिब ना समझा और फ़कत सर हिलाते इजाज़त दे दी। जब वो हॉस्टल गई तो उसे पता चला कि उसकी यूनिवर्सिटी एक पार्टी में ख़ुद को रिप्रेजेंट कर रही है, जिसकी वजह से उसे भी हरीम के साथ उस पार्टी में जाना पड़ा। एक्वा ब्लू कलर की मैक्सी पहने हुए वो समंदर से निकली कोई जलपरी लग रही थी, जबकि बाल कमर पर खुले छोड़े थे। आफाफ, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, बल्कि यहाँ सबकी नज़रें तुम पर टिक गई हैं, देखो तो सही। हरीम ने उस पर फरीख्ता होते कहा तो वो शर्मा गए। तुम भी किसी से कम नहीं लग रही बार्बी डॉल, उसने हरीम के गाल खींचते कहा तो वह गर्दन अकड़ा कर बोली। वो तो है, अगर ये दो प्यारी दो शीज़ाएँ बुरा ना माने तो क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ? उनके पीछे से एक ऊंचे लंबे खूबसूरत नौजवान ने निकलते पूछा तो वो हड़बड़ा गई। बंदा नाचीज़ को यलदरम कहते हैं, उसने एक हाथ पेट पर रखकर नीम झुकते अपना तारुफ करवाया था। कोई शक नहीं था कि वो बहुत खूबसूरत था। नहीं, हम चलते हैं। आफाफ ने वहाँ से निकलना चाहा तो वो उसके रास्ते में हायल हुआ। अरे ऐसा तो मत कहो, मैं अकेला बोर हो जाऊँगा, उसने मुँह खूब बसूरते कहा तो वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। भाई, हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं, अभी हमें बहराम शाह को भी ढूंढना है, आफाफ ने माजरत ख्वाना अंदाज में कहा। भाई कहने पर तो वो जैसे तड़प गया था। दिल पर लगी है ये बात, उसने दिल पर हाथ रखते कराहने की एक्टिंग करते कहा। लेकिन चलो, अब तुमने मुझे भाई बना ही लिया है तो मैं तुम्हारी बहराम शाह से मुलाकात करवा दूंगा, क्योंकि वो मेरा दोस्त है, उसने बालों में हाथ फेरते कहा तो वो दोनों हैरत से चौंक गए। क्या वाकई में? आफाफ ने हैरत से पूछा। चलो लड़की, वक्त ज़ाया मत करो, हमें चलना है।
उसने तेज़ी से आगे बढ़ते कहा तो वो दोनों उसके पीछे लपकी थी। कुछ ही देर में वो दोनों बहराम शाह के सामने बैठी थी। आप जानते ही होंगे कि सरदार इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारी डील हो चुकी है। उनके साथ काम करना हमारे लिए बहुत अच्छा रहा और अब हम आपके साथ काम करके एक्सपीरियंस हासिल करना चाहते हैं। तो क्या आप हमारी यूनिवर्सिटी को एक मौका देंगे? आफाफ ने नहायत उम्दा अंदाज में उसके आगे अपनी बात रखी, जिस पर वो उसे देखते हुए तमस्कराना अंदाज में मुस्कुराया और बोला, लड़की, तुम्हें क्या लगता है? तुम बोलोगी कि तुम सरदार के साथ काम कर चुकी हो तो क्या मैं मान लूँगा? सरदार वो भी एक यूनिवर्सिटी के साथ काम करेगा? ऐसा नामुमकिन है, उसने सख्त लहजे में कहते हुए अपनी बात ख़त्म की, जिस पर आफाफ को बहुत गुस्सा आया। सर अपनी बात कर चुके हैं, अगर आपको नहीं यकीन तो हम उसमें ज़्यादा इंटरफेयर करना पसंद नहीं करेंगे। ये आपकी कोताही है कि आप न्यू टैलेंट से महरूम रह जाएंगे। उसने भी दो टोक अल्फाज में बात की थी, जिस पर उसके पीछे खड़ा बहराम शाह का भाई आलियान शाह उसे एक आई अब्रो चुका देखने लगा, जिसे इसकी हिम्मत को दाद दे रहा हो। अपने तीसरे भाई ज़ीशान से वो इस लड़की के कारनामे तो सुन ही चुका था और अब अपनी आंखों से देख भी रहा था, मगर उसे अभी भी यकीन था कि ये लड़के सरदार के साथ सिर्फ पैसों के लिए और उससे जांचने का वो आज एक उम्दा प्लान बना चुका था। देखते ही देखते वहाँ अफरा तफरी मची थी, जहाँ कैमरामैन के झुरमट में सरदार अपनी फियांसी मारिया के साथ बड़ी शान से चलता हुआ आ रहा था। दोनों ही एक दूसरे को वहाँ देख कर ठटके थे। अब हमें चलना चाहिए, सरदार को देखते वो वहाँ से एक्सक्यूज़ करती उठी थी, क्योंकि सरदार अपने दोस्तों के पास ही बैठने आ रहा था। जैसे ही वो वहाँ से गुजरने लगी, सरदार फ़ौरन उसके आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया था। तुम यहाँ आना चाहती हो, क्या मुझे बता नहीं सकती थी? वैसे तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। सरदार के उसे ऊपर से नीचे तक देख के कहने पर उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मिस्टर सरदार, अच्छा होगा कि आप अपनी फियांसी को टाइम दें, और वैसे भी मैं यहाँ काम के सिलसिले में आई हूँ। अगर आपको याद हो तो मैंने आपसे कहा था कि हम अपना रिलेशन प्राइवेट रखेंगे। मैं नहीं चाहती हमारा कागजी रिश्ता किसी के सामने आया हो। उसके लहजे में कांच से चुभन थी। डियर सिस्टर, तुम यहाँ से नहीं जा सकती। अब बहन कहा है तो तुम यहीं बैठो हमारे साथ। यलदरम ने उसे वहाँ सोफे पर ही बिठाते कहा। सरदार जो कुछ कहने का इरादा रखता था, बस उसे एक घूरी से नवाज कर वापस मारिया के पास जाकर बैठ गया। मैंने सुना है तुमने इसकी यूनिवर्सिटी के साथ काम शुरू किया है, क्या ये सच है? और अगर है तो तुम ऐसे किसी के भी साथ कैसे काम कर सकते हो? बहराम ने उसे देखते कहा। दिखने में दोनों एक दूसरे के दुश्मन लगते थे, मगर वहाँ खड़े वो चार लोग जिगरी दोस्त थे, जिनसे किसी का भी कुछ भी ढका छुपा नहीं था। हाँ, मैंने काम शुरू किया है और मुझे मेरे काम के लिए किसी की भी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, ये तुम भी अच्छी तरह जानते हो, उसने अपने असली अखड़ा अंदाज में कहा। तो बहराम लब भींच कर रह गया। ये रहा बहराम सर का कार्ड मैडम, जब हमें ज़रूरत होगी हम ज़रूर आपको कांटेक्ट करेंगे। आलियान के इशारा करने पर सेक्रेटरी ने बहराम इंडस्ट्रीज़ का कार्ड आफाफ को पकड़ाया था। मारिया कब से घूर घूर कर आफाफ को ही देख रही थी, जिसकी वजह से सरदार उसे नज़रअंदाज किए सिर्फ आफाफ को ही देखता जा रहा था, जो वहाँ सब नोट कर रहे थे। आफाफ, मुझे इन सब के दरमियान अच्छा नहीं लग रहा, क्या करें हम अब? हरीम ने आफाफ के कान में फुसफुसाते कहा। मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा। आफाफ ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, मगर अब हमें चलना चाहिए, आफाफ जल्दी जल्दी में कहते हरीम को पकड़ते वहाँ से निकलती चली गई। हरीम, चलो अब हमें वापस हॉस्टल चलना चाहिए, उन दोनों ने बाहर रोड पर आते टैक्सी ढूंढते कहा। मुझे अभी आपसे मिलकर अच्छा लगा आफाफ मैडम, मगर मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपको सरदार से ज़्यादा पैसे ऑफ़र कर सकता हूँ। क्या ख्याल है? उसे छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ, पीछे से आर्यन शाह ने आते हुए कहा। तो आफाफ गुस्से से उसकी बात पर पलटी और उसे थप्पड़ जड़ दिया। चटा, हिम्मत भी कैसे हुई कि मुझसे इतनी घटिया बात करने की? मैं कोई बिकाऊ माल नहीं जिसे कोई जब चाहे आकर ख़रीद ले। माइंड इट मिस्टर, उसने एक एक लफ्ज़ चबाते कहा तो वो उसे देख तंसिया मुस्कुरा दिया। तुमने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की, अपना मकसद तो मैं बाय हुक और बाय क्रुक हासिल करके रहूँगा, उसने घबरा कर कहा। तो आफाफ सर झटक कर रह गई और हरीम का हाथ पकड़ते तेज़ी से कैब में बैठ गई। हेलो, हाँ, एक लड़की को किडनैप करना है जो यहाँ एक्वा ब्लू ड्रेस में थी और सर पर पट्टी बांधी है। ये लड़की आज रात मुझे क्रोज पर चाहिए, उसने सर लहजे में कहते ही दूसरी तरफ की बात सुने बगैर फ़ोन काट दिया और जाती हुई कैब को सुलगती हुई नज़रों से देखने लगा।
सरदार जो अपने घर के लिए निकल रहा था, रास्ते में हरीम को परेशान खड़ा देख उसने फ़ौरन गाड़ी रुकवाई और उतरकर उसके पास गया। तुम्हारी दोस्त कहाँ है? तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? उसने बेचैनी से पूछा। सर, मुझे यहाँ इस मार्केट में जाना था, लेकिन जैसे ही मैं वापस आई तो अफ़ाफ़ यहाँ नहीं थी। मैंने लोगों से भी पूछा, मगर सबका कहना है कि उन्होंने उसको यहाँ नहीं देखा। उसने परेशानी से बेहाल होते कहा। क्या यहाँ आने से पहले तुम्हारा किसी ने रास्ता रोका था? सरदार ने तफ्तीशी लहजे में पूछा। हाँ सर, मुझे याद आया, जब हम वापस आ रहे थे तो आलियान शाह ने अफ़ाफ़ को रास्ते में रोककर नहायत बुरे अलक़ाबात से नवाजा था, जिस पर अफ़ाफ़ ने उसे थप्पड़ जड़ दिया था। मेरा ख्याल है इन सब के पीछे उसी का हाथ है। वही अफ़ाफ़ से बदला लेना चाहता था। उसने अपने आंसू साफ़ करते फ़ौरन सरदार को बताया था, जिसने लम्हे की भी ताख़ीर किए बगैर अपने सेक्रेटरी को फ़ोन किया। 5 मिनट के अंदर मेरी बोट तैयार करो, हम आलियान शाह की क्रूज़ शिप पर जा रहे हैं। अफ़ाफ़ को जब होश आया तो उसने अपने आप को एक आलीशान बेड पर पाया, जिसके चारों तरफ लड़के खड़े हुए थे, जबकि आलियान शाह सामने क्रोफर से सोफ़े पर बैठा था। उसके इंस्ट्रक्शंस पर लड़के कैमरा अफ़ाफ़ की तरफ किए उसकी वीडियो बनाने वाले थे। अफ़ाफ़ को लम्हा लगा था समझने में कि कुछ भी ठीक नहीं है और आलियान शाह उससे कैसा काम लेना चाहता है। ख़बरदार मेरे करीब मत आना, वरना मैं मार दूँगी, उसने साइड टेबल पर पड़े शोपीस को उठाते हुए कहा। उसका दिमाग तेज़ी से काम किया था और उसने साइड से शोपीस उठाकर सामने से अपनी तरफ आते हुए लड़के की तरफ मारने का इशारा करते कहा, जो उसे देख बेधड़क आगे चलता आ रहा था। लड़की, तुम्हारा क्या ख्याल है? हम तुम्हारे इस एक्टिंग के जाल में फंस जाएंगे तो तुम्हारी खाम ख्याली है ये, क्योंकि पहले सभी लड़कियां ऐसे कहती हैं, अपनी बात से मुकरती हैं, फिर मर्दों की दौलत के लालच में आकर उनसे जिनसी ताल्लुक़ बनाती हैं, जैसा कि तुमने सरदार के साथ किया। जब तुम उसके साथ ये सब कुछ कर सकती हो तो यहाँ भी कर सकती हो मेरी जान, उसने तुरछी नज़रों से अफ़ाफ़ को घूरते हुए कहा, जिसको उसकी ये बात सुनते शिद्दत से गुस्सा चढ़ा था और उसने आओ देखा ना था वो अपने करीब सरकते हुए लड़के को सर में शोपीस दे मारा था और उसे धक्का देते बाहर को फरार हो गए थे। तूफ़ है तुम सब पर, एक लड़की न संभाल सके तुम लोग, आलियान ने अफ़ाफ़ के पीछे भागते हुए कहा। अफ़ाफ़ जब आई तो ख़ुद को एक बड़ी शिप में देखकर हैरान हुई, जिसके चारों तरफ गहरा नीला समंदर था, जिसकी लहरों पर चांद की रोशनी नहायत पुरसोज लग रही थी। वहाँ की खामोशी आने वाले तूफ़ान का पेश ख़ीमा थी। कहाँ जाओगी बचकर डियर? अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं सवाए इसके कि तुम मेरी बात मान लो, आलिया ने उसके पीछे आते क्रोफर्ड से कहा। नहीं नहीं, मेरे करीब मत आओ, वरना मैं यहाँ से कूद जाऊँगी। तुम्हारा क्या ख्याल है लड़की? तुम्हारी बात को मैं सच मानूंगा। बहुत देखी हैं तुम जैसे, जो शुरू में तो अपनी बात पर अड़ी रहती हैं, मगर आखिर में हाथ पर मक्खन की तरह फिसल कर आती हैं, उसने तंजिया लहजे में कहा, क्योंकि उसे अभी तक अफ़ाफ़ बुरी लड़की ही लगती थी। तो फिर एक भी पैसा लिए बगैर मेरी सरदार से जान छुड़ा दो, वो चीख कर बोली। तो आर्यन उसे ऐसी नज़रों से देखने लगा जैसे कह रहा हो किसे पागल बना रही हो। चाहे तुम जो मर्ज़ी कह लो, मैं सरदार की थी और सरदार की ही रहूँगी। तुम्हें मरते दम तक अपने करीब नहीं आने दूँगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान से ही क्यों न जाना पड़े, अफ़ाफ़ ने शिप की रेलिंग पर चढ़ते हुए कहा, जहाँ पर समंदर की ठठठती लहरों के छींटे पड़ रहे थे, जिन्होंने अफ़ाफ़ के जिस्म पर कपकपी तारे करते थे। अफ़ाफ़ की रोते हुए हिचकी बन गई थी। आलियान कहका लगाते हुए इसके करीब आ रहा था। मैंने कहा ना, दूर रहो मुझसे, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनते, उसने रोते हुए चीख कर कहा। कुछ भी हो जाए, मैं सरदार की इज़्ज़त पर दाग नहीं लगने दूंगी, क्योंकि चाहे जैसे भी हालात हैं, वो है तो मेरा शोहर ही, और मैं मरते दम तक उससे वफादार रहूँगी, उसने दिल में खुद से कहा। लेकिन जब उन दोनों के दरमियान 2 कदम का फासला रह गया तो अफ़ाफ़ ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके जहन पर सरदार का चेहरा लहराया था। इसने फिजा में अपने दोनों बाजुओं करते लम्हे में पीछे को समंदर में छलांग लगा दी थी, और देखते ही देखते उसका जिस्म ठंडे यक समंदर की बेरहम लहरों में तहलील होता चला गया। अफ़ाफ़, आलियान चीख कर कहता हुआ फटाफट रेलिंग के करीब आया था, जहाँ से उसने अपनी आंखों से अफ़ाफ़ को डूबते हुए देखा था, और उसे अब शिद्दत से अपने किए पर पछतावा हो रहा था, क्योंकि वो जान गया था कि अब वो अफ़ाफ़ को गलत समझा था। वो ऐसी लड़की थी ही नहीं, मगर अब वक्त हाथ से निकल चुका था। अफ़ाफ़, वो दोबारा ज़ोर से चिल्लाया था, मगर अब उसका जवाब देने को वो ही न बची थी। अगले मिनट ही तेज़ी से सरदार की बोट वहाँ आकर रुकी थी। कहाँ है वो? उसने आलियान को रेलिंग से नीचे झुके देख सर्द लहजे में घुर्रा कर पूछा था। वो नीचे छलांग लगा चुकी है। सरदार के चेहरे पर ऐसे तासुरात थे, लगता है वो लड़की उसके लिए बहुत अहम थी। ये मैंने क्या कर दिया? ये लड़की कम से कम सरदार के साथ पैसों के लिए नहीं थी, उसने दिल में सोचा। उसके कहने की देर थी कि सरदार ने कोट उतारकर हवा में उछालते ठंडे एक समंदर में छलांग लगाई थी।
सरदार! आलिया ने उसे समंदर में कूदते देख चीखा। सरदार के पीछे ही उसके सेक्रेटरी हाज़म और आलिया ने भी छलांग लगा दी थी। पानी नहायत ठठरता हुआ और तारीक था, जिसमें देखना इंतहाई मुश्किल था। जैसे ही आफाफ ने बंद होती आंखों से सरदार को अपनी तरफ तैर कर आते देखा था तो उसने अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाए थे, मगर वो गहराई में डूबती चली गई। आफाफ को गहराई में जाते देख सरदार के तैरने में तेजी आई थी और वो तेजी से उस तक पहुंचते उसे अपनी बाहों में भरे झटके से बाहर निकला था और उसे शिप पर ले जाता लिटाया। उसने उसकी कमर पर दबाव डाला, फिर पेट पर, लेकिन उसके मुंह से पानी निकलने के सिवा कुछ नहीं हुआ। यहाँ तक कि सरदार ने उसे माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन भी दे डाली, मगर आफाफ होश आना था ना आया। उठो आफाफ, अभी के अभी उठो, उसने आफाफ के बेजान वजूद को झंझोड़ते हुए गुस्से से कहा कि शायद वो इसके गुस्से से डर कर ही उठ जाए, मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। प्लीज़ मरना मत आफाफ, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? सरदार ने उसके कान में झुकते हुए कहा। जल्दी से शिप को किनारे की तरफ लेकर चलो और एम्बुलेंस को कॉल करो। सरदार गुस्से से हाज़म पर धाड़ा, जो फ़ौरन से बेशतर वहाँ से गायब हुआ था। मुझे वाकई अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी गलती कर सकता हूँ। ये लड़की सरदार के कितने करीब है ये तो सरदार की अबतर हालत से ही मालूम हो रहा है, और अगर अब यह होश में ना आई तो सरदार यकीनन मुझे इससे आगे वो सोचना भी नहीं चाहता था। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें ज़िंदगी की तरफ वापस ले आऊँगा, उसने नम आंखों से उसके चेहरे पर से गीले बाल हटाते कहा। और अगर मैं ऐसा करने में नाकाम रहा तो तुम्हारे साथ साथ इन सबको भी जिंदा ज़मीन में काट दूंगा, उसने इतनी शिद्दत से कहा कि उसकी गर्दन की शरियानें उभरने लगी। इसकी बात की सच्चाई से वहाँ खड़ा हर शख्स वाकिफ था। आफाफ एकदम खांसी थी। उसे ये होश में आता देखकर सरदार फ़ौरन चौंक उठा था। शुक्र है ये बच गई, आलिया ने अपने सर पर हाथ रखकर खुदा का शुक्र अदा किया था। सरदार ने फ़ौरन से उसे बाहों में भरते गले से लगाया था और आफाफ इसके गले से लगी ये सोच रही थी कि कभी सोचा नहीं था कि इस शख्स का चेहरा देखकर कभी मैं इतना खुशी महसूस करूँगी। ये आखिरी सोच थी जो उसके जहन में आई और उसका सर सरदार के कंधे पर ढलक गया। आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद आप घर जा सकते हैं, डॉक्टर ने चंद ज़रूरी नसीहत करते हुए कहा। कुछ देर बाद वो अपने घर में मौजूद थे। उसने इस अरसे में अपने बाप से बात करने की बहुत कोशिश की थी, मगर वो हमेशा उसे ज़रूरी काम का कहकर टाल देते।